हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, हम लोग फटाफट से अपनी इस यूपीएससी वाला किताब को वाइंड अप कर रहे हैं और आज हमारे सामने एक ऐसा चैप्टर है जो कि सुपर कंडक्टर्स और लेजर्स के बारे में बात करता है। देखो, वैसे तो ये दोनों ही बड़े ही छोटे से टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा। मुझे लगता है कि शायद 15-15 मिनट के दो टॉपिक्स होंगे, क्योंकि यूपीएससी में इतना डेप्थ में इससे कभी कोई क्वेश्चन बना नहीं है। और इनफैक्ट अभी भी जैसे बहुत सारे ऐसे मिशंस नहीं हैं जो कि इस लेजर टेक्नोलॉजी को या फिर इस सुपर कंडक्टर्स को बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के थ्रू पॉपुलराइज करते हैं। तो इसीलिए इस पे फर्दर रिसर्च होएगी किसी साल में, तो उस साल इंपॉर्टेंट होगा। बट हाँ, इस साल ठीक है, हमारे हमें ना एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि एक कॉमन क्वेश्चंस जो भी आए ताकि हमारा वो बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू लग जाए। बट इसको बहुत डेप्थ में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। वैसे मुझे लगता है कि इस पूरे किताब का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जैसा हर बार करते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर कहीं पर भी आपको लेजर्स और सुपर कंडक्टर्स जैसी कोई भी चीज यहाँ पर दिख नहीं रही होगी। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको एक बात जो समझना है वो ये है कि मोटा मोटा हमारा बेसिक सुपर कंडक्टर और इन दोनों चीजों के लिए क्लियर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अगेन एक टॉपिक को ऐड करेंगे, सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी एंड लेजर्स। ये दोनों टॉपिक आपको बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में तैयार होना चाहिए। आखिरकार क्या सिस्टम है, इन सब के बारे में हम आज पढ़ते हैं। ये पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलो, आज तो हम आपकी बुक से ही स्टार्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, है ना, ताकि आपको क्लियरली हर एक चीज दिखती रहे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सुपर कंडक्टर्स में सबसे पहले हम लोग सुपर कंडक्टिविटी जो हम पढ़ रहे हैं, हमारे ना कुछ बेसिक आइडियाज हैं, बेसिक चीजें जो हमें क्लियर करनी चाहिए। सबसे पहले आप मुझे बता सकते हो कि ये कंडक्टर क्या होता है यार? कंडक्टर क्या चीज है? हमें पता है कि अगर कंडक्टर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, अगर जिसके थ्रू हम लोग करंट को पास करने की कोशिश करें तो करंट पास हो जाता है। अरे सर, हमारे घर में भी तो कंडक्टर्स हैं। अरे ये देखो सर, तार सारी जगह जगह तो दौड़ रही हैं। ये सारी तारें जहां पर करंट फ्लो कर रहा है, ये क्या है? ये कंडक्टर है। ये जो पूरा डिजिटल बोर्ड चल रहा है, इसका कनेक्शन नीचे से वो वायर जाके उस प्लग में नीचे स्विच सॉकेट में कनेक्ट हो रहा है। वो किसके थ्रू कनेक्ट हो रहा है? क्योंकि यहां पर इसके अंदर कॉपर मेटल होगा या फिर एल्यूमिनियम का मेटल होगा, कुछ तो होगा जो एक ऐसा मेटल मेटल होगा जो कि अपने आप में एक कंडक्टर जैसा बिहेव कर रहा होगा। कंडक्टर मतलब यहां पर उस ऑब्जेक्ट से है जिसके थ्रू करंट पास हो सकता है। अब आप मुझे बताओ, क्या अगर मैं यहां पर एक लकड़ी लकड़ी रखी है मेरे पास, ये लकड़ी से करंट पास होता है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं सर। तो हमने बचपन से इन सब चीजों को पढ़ा है कि लकड़ी जो है वो बैड कंडक्टर है ना, इंसुलेटर जैसा काम करता है। rather than conductor it is behaving like a insulator। तो यहां पर दो टर्म्स जो हमारे सामने आ रहे हैं वो कौन कौन से भाई? वो पहला टर्म है हमारे लिए कंडक्टर, कंडक्टर, और दूसरा है हमारे लिए क्या? इंसुलेटर। ये दोनों आपस में विरोधाभासी हैं, है ना, इंसुलेटर। अच्छा, कंडक्टर का जब भी हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर कैसी चीज है? कंडक्टर में हम यूं बोलते हैं कि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी विल पास थ्रू इट, इलेक्ट्रिसिटी विल पास थ्रू इट, ये हम बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आप एक बात बताओगे कि आखिरकार अगर मैं इस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी डिफाइन करूं तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोल सकते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो नॉर्मली नॉर्मली देखो आखिरकार होता क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक एक सिल्वर, चांदी का एक ब्लॉक है ना, ये चांदी का एक ब्लॉक है। और इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब? इसको एक वायर के थ्रू यहां पर करंट दे रहे हैं और इधर से एक और वायर जोड़ रखा है, हम इससे भी करंट पास कर रहे हैं। तो इसके थ्रू करंट पास करने की हम बात कर रहे हैं। तो आखिरकार इस जो एल्यूमिनियम का एटम है, ये जो एल्यूमिनियम, यहां पर ये जो सिल्वर या एल्यूमिनियम, कुछ भी बोल सकते हो, है ना, सिल्वर एल्यूमिनियम कोई भी मेटल हो जिससे करंट पास कर रहा हो, कोई भी कंडक्टर है ये। तो आखिरकार होता क्या? अगर आप इसको जूम इन करके बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाओगे तो आपको यहां पर ना कुछ लैटिस स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। कैसे लैटिस स्ट्रक्चर्स? इस एल्यूमिनियम के अंदर में आपको कई सारे एटम्स अरेंज्ड फॉर्म में दिखेंगे, है ना, अरेंज्ड फॉर्म में दिखेंगे। ये सारे के सारे एटम्स के पास यहां पर आप जब भी, हम ये जो डॉट्स बना रहा हूं मैं, हमेशा याद रखना दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड।
अब ये सारे के सारे एल्यूमिनियम आयंस हैं इसके अंदर, एल्यूमिनियम आयंस हैं। ये ऑरेंज वाले क्या है भाई, यहां पर लिख देता हूं, ये ऑरेंज वाले क्या है सबके सब, ये हैं एल्यूमिनियम आयंस। एट द सेम टाइम यहां पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो कि इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देंगे भाई, मोशन स्टार्ट कर देंगे। तो एक्चुअल में जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है, वैसे तो ये बात ध्यान रखना कि जिस भी डायरेक्शन में करंट पास कर रही है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं। तो मान लो अगर करंट ऐसे हमारा फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर से इधर आ रहे होंगे। तो ये जब भी ये ग्रीन ग्रीन इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर आते हैं तो ये पॉजिटिव एटम से, पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, एल्यूमिनियम के पॉजिटिव आयन से टकराते हैं और कई बार अपना रास्ता जो है वो डाइवर्ट कर देते होंगे। और जब भी ये बार बार एल्यूमिनियम से भिड़ते हैं, एल्यूमिनियम से भिड़ते हैं, तो जो एल्यूमिनियम के आयंस हैं, एल्यूमिनियम के जो आयंस हैं वो अपने ही जगह पर रहते रहते वो क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, वाइब्रेट करता है, बहुत तेज वाइब्रेट करता है। और ये जब भी भिड़ता है वाइब्रेट, जब भी भिड़ता है तो वाइब्रेट, और भिड़ भिड़ के इधर उधर से करंट फाइनली लड़ते भिड़ते वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहता है और हमारा करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होता जा रहा है। अब यहां पर आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, चलो आपने जब भी अपना फोन चार्जिंग पर लगाया तो आपने देखा होगा कि उस चार्जिंग के साथ साथ वहां पर हीट डेवलप हो रही है, चार्जर आपका जो है वो गर्म हो जाता है। ऐसा गर्म क्यों हो जाता है बेटा, वो सिंपल समझना, क्योंकि उसके अंदर के जितने भी ऐसे मेटल्स या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हैं उसमें ये जो वाइब्रेशन हो रहा था ना, इस वाइब्रेशन के कारण, इस वाइब्रेशन के कारण हीट पैदा हो रहा था। और वाइब्रेशन के कारण एक और चीज पैदा हो रही है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेसिस्टेंस। अब यहां पर हम लोग ये बोल रहे हैं कि हर बार ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे ऐसे आयन से भिड़ जा रहा है और इसीलिए स्मूथ फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का नहीं हो रहा है। मतलब कि क्या है, इस कंडक्टर में थोड़ा थोड़ा रेसिस्टेंस है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो भी कंडक्टर है, जो भी कंडक्टर है भाई साहब, इस कंडक्टर में हमारे पास क्या होगा, रेसिस्टेंस भी होगा, रेसिस्टेंस भी होगा। मतलब कि हम स्मूथली किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा सकते। ऐसा कोई भी कंडक्टर नहीं है जिसके पास रेसिस्टेंस ना हो। ये बहुत ही फैक्ट बात है ना, ये कोई मतलब आइडियल सिचुएशन की बात अलग है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि सभी कंडक्टर्स में रेसिस्टेंस भी होता है। अब रेसिस्टेंस कैसे आता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब सिंपल इस बात को समझना कि हम लोग ज्यादातर कोशिश करेंगे कि यार ये भिड़ना वड़ना कम हो, वाइब्रेशन कम हो, हीट कम निकले, क्योंकि अगर जितना ज्यादा हीट निकल रहा है आप समझो उतना ही ज्यादा लॉस हो रहा है हमारे लिए। हीट लॉस भी हो रहा है और रेसिस्टेंस भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो इनके वजह से जो भी पावर हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं वो पावर पूरा का पूरा ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा और वहां पर हमें लॉसेस देखने को मिलेंगे। अब ये हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हम ऐसा कंडक्टर ढूंढते हैं जिसके अंदर ये रेसिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो। वो रेसिस्टेंस क्या हो भाई, मिनिमम हो, सबसे कम हो। तो हमें मिलता है सिल्वर। सिल्वर जो है एक तरीके का ऐसा बोल सकते हो चांदी, चांदी जो है वो उसकी उसकी रेसिस्टेंस काफी कम है। लेकिन यार आप सबको पता है कि रेसिस्टेंस कम होने से क्या मतलब है यार, चांदी के तारों को हम लोग अपने घरों में तो दौड़ाएंगे नहीं, है ना, नहीं तो बहुत खर्चा बैठ जाएगा, है ना। आप लोग गुर्दा उर्दा बेच दोगे तब भी कुछ नहीं होगा, है ना तो कुछ भी होने वाला नहीं है उसका। तो चांदी की तार तो नहीं लगा सकते हर जगह, भले कितना ही एफिशिएंट हो। तो हम लोग बहुत सारे ऐसे अलग अलग मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत सारे तार का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर एक बहुत ही ऑल्टरनेटिवली सही चीज है। सिमिलरली हम लोग एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें स्टील का रीइंफोर्समेंट भी करते हैं जिसके बेसिस पर वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, एल्यूमिनियम काफ़ी हल्का होता है। तो हम लोग बेसिकली कॉपर एल्यूमिनियम इन्हीं सब के वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी सबसे मोस्ट इकोनॉमिकली फ्रेंडली है ना, मतलब इतने महंगे नहीं आते हैं और रेसिस्टेंस भी ठीक ठाक ही है। तो इसीलिए इन सबको यूटिलाइज करना स्टार्ट किया है। बट चैप्टर का नाम अगर आपने पढ़ा होगा, इट इज नॉट कंडक्टर, रादर देन इट इज सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। अब आपसे कोई पूछता है कि अच्छा ठीक है कंडक्टर तो ठीक है लेकिन ये सुपर कंडक्टर क्या है, ये कंडक्टर का बाप कहां से आ गया सुपर कंडक्टर। तो आपको सिंपली ये समझाना है कि देखो सुपर कंडक्टर एक ऐसा सुपर कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर होगा जो कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये जो रेसिस्टेंस की बात हो रही है ना, रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा इसका। हाँ जी हाँ, जीरो मतलब ये कोई आइडियल कंडीशन की बात नहीं हो रही है, ये इनफैक्ट जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मतलब कि जब भी हम लोग इस टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि ये रेसिस्टेंस जीरो ऑफर करेगा। अब ये चीज कैसे होगी, अब इस बात को भी जरा समझना।
अगर स्ट्रक्चर के तौर पर हम मान लो एक सुपर कंडक्टर ले लेते हैं। अब मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सुपर कंडक्टर है, ठीक है भाई। सुपर कंडक्टर एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसके ऑलरेडी बहुत ही कम रेसिस्टेंस था, बट स्टिल यहां पर अभी भी ऐसा होता था कि इसके पास जो भी ऐसे आयंस होंगे, मान लो ये भी वाइब्रेट कर रहे थे, है ना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई भी चीज गर्म है तो वो वाइब्रेट ज्यादा करेगी, और अगर हमने उसको ठंडा कर दिया तो ठंडा इतना कर दिया कि भाई साहब वो जम गए, जम के कुल्फी हो गए, तो क्या वाइब्रेट कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, इस इन आयंस के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम कर दिया। कितना कम कर दिया सर? टेम्परेचर कितना कम कर दिया? हमने इसको 0 केल्विन तक पहुंचा दिया। 0 केल्विन का मतलब यह है अप्रोक्सीमेटली -273 डिग्री सेल्सियस। ये अप्रोक्सीमेशन है कि -273 डिग्री या फिर -270 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम इसका तापमान कम करते जा रहे हैं तो इसके जितने भी ऐसे आयंस हैं वो फ्रीज कर जाएंगे, वो जम जाएंगे। और जब ये जम जाएंगे, और यहां पर एक और इफेक्ट आता है, मतलब कि सबसे पहले अगर ये जम गए तो यहां से अब इलेक्ट्रॉन्स को पास करना बहुत ईजी हो जाता है ना। उनको एक रैंडम पाथ नहीं मिलता है, अब बिल्कुल फिक्स्ड पाथ मिलता है। और इस फिक्स्ड पाथ में वो बहुत ही बिल्कुल आसानी से मूव कर रहे हैं। तो अगर हम वापस से इसको ऐसे ही दिखाएं कि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे बिल्कुल स्मूथली इधर उधर रन कर रहे हैं, और हमारा जो करंट है वो हम वापस से क्या करते हैं, करंट को इसमें इन्फ्यूज कर देते हैं भाई। ये हमारे लिए क्या है, करंट है। तो करंट अगर फ्लो हो रहा है इससे, तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल स्मूथली करेंगे और ये वाइब्रेट नहीं करेगा भाई साहब। ये एक कंडीशन ऐसा बनाता है, जहां पर हम लोग ये बोलते हैं कि अब यहां का जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो गया है भाई साहब, रेसिस्टेंस हो गया है जीरो, बिल्कुल जीरो। और जैसे ही रेसिस्टेंस जीरो होता है, हम ऐसे ऐसे सुपर कंडक्टर को बोलते हैं कि इसने सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर ली। सुपर कंडक्टिविटी, याद रखना सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर ली, अचीव्ड सुपर कंडक्टिविटी। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपसे कोई बोलता है कि अच्छा सुपर कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर है जो कि जीरो रेसिस्टेंस शो करता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, आप बोलोगे नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पर जीरो रेसिस्टेंस नहीं शो करेगा, क्योंकि उस टाइम पर वो सुपर कंडक्टिविटी नहीं शो कर रहा है। सुपर कंडक्टिविटी जब शो करेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जब उसको टेम्परेचर कम करते करते हम इतना कम कर दें कि उसकी रेसिस्टेंस जीरो हो जाए। जिस टेम्परेचर पर उसका रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा, उस टेम्परेचर पर हम उसको बोलेंगे कि भाई साहब इसने सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर ली है। और इस पर्टिकुलर मोमेंट के बाद अब इसको फर्दर कूल करें या ना करें, अगर इस टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखते हैं, अब ये सुपर कंडक्टर जो है ये सुपर कंडक्टिविटी भी शो कर रहा है, मतलब कि अब ये जीरो रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ये बात क्लियर है बिल्कुल, है ना। ये दोनों चीजों में अंतर समझना अब आप, है ना। तो ये हमारे लिए क्या बन गया भाई साहब, ये हमारे लिए बन गया सुपर कंडक्टर। तो अब आपके मन में अगर एक सवाल आ रहा हो कि सर अच्छा हमारा जो घर में कॉपर का तार है, उस कॉपर के तार को हम छील दें, और छीलने के बाद उस कॉपर के तार को हम लोग उसको -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दें, तो क्या वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो सुपर कंडक्टर थोड़ी ना है, वो तो नॉर्मल कंडक्टर है ना। वो नॉर्मल कंडक्टर को अगर आप 273 डिग्री सेल्सियस -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर भी दोगे, तब भी उसका रेसिस्टेंस जीरो नहीं होगा। बात समझ में आई? जैसे कि हम आपके सामने एक एक डायग्राम बनाते हैं, कोशिश करते हैं, इसको जरा ध्यान से समझना। समझो कि अगर इस जगह पर मान लो कि आपका टेम्परेचर है, और इस सिचुएशन में मान लो ये आपका रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस, और यहां पर जो टेम्परेचर है वो हमारे लिए क्या है भाई, केल्विन में है, केल्विन में है। तो यहां पर हम लोग नॉर्मली देख रहे हैं कि ये हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है, मान लेते हैं ये 200 केल्विन, मान लेते हैं ये 250 केल्विन, ये मान लेते हैं 150 केल्विन, ये मान लेते हैं 100 केल्विन, ये मान लेते हैं 50 केल्विन, और यहां पर मान लेते हैं 0 केल्विन। 0 केल्विन इज -273 डिग्री से। और यहां पर आपका रेसिस्टेंस है। अब रेसिस्टेंस कुछ भी हो सकता है ना, रेसिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं भाई, हम लोग रेसिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं। ऐसा सिंबल है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं भाई, ओम, है ना। तो
मतलब इतना डिटेल में फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, बट सिंपल समझो आप इस बात को, अब आप डिफरेंशिएट बहुत अच्छे से कर पाओगे कि नॉर्मली देखो, अभी हमने हमने इधर बीच कंडक्टर कैसे बनाया था, व्हाइट कलर का हमारा एल्यूमिनियम कंडक्टर था। चलो यहां पर व्हाइट कलर से अगर मैं आपको शो करता हूं एक कंडक्टर, तो आप अगर इसको 0 केल्विन तक ले भी आए, 0 केल्विन तक ले भी आए, तो भी इसकी रेसिस्टेंस जो है वो कम तो होगी, लेकिन देखना रेसिस्टेंस जीरो नहीं होगी, है ना। रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस जीरो नहीं हो पा रहा है, जीरो नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप कितना भी ठंडा कर दो इसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा ही होगा। लेकिन अगर इसी जगह पर, ये हमारे लिए क्या है भाई साहब, नॉर्मल कंडक्टर, ये आम जिंदगी है। अगर हम मेंटोस जिंदगी में चलते हैं, सुपर कंडक्टर की बात करते हैं, सुपर कंडक्टर हमने ग्रीन कलर से बनाया था। सुपर कंडक्टर का जो कर्व है वो कुछ ऐसा बनता है, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक टेम्परेचर आएगा जीरो, फटाक से जीरो, डिप हो गया भैया इसका। तो ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है, इसको क्या बोल रहे हैं, टी। ये जो टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर होगा, इस पर इसने क्या किया, सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर लिया। और इस टाइम पर देखो क्या है, रेसिस्टेंस जीरो है। तो ऐसे ही सिचुएशन की आप बात कर सकते हो। हालांकि इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा और दूर पर बनाता हूं, ये ऐसे आ रहा है और यहां पर करता हूं, है ना, ये टी है, मान लेते हैं टी। तो ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब एक बात का ध्यान देना, अगर ये मान लेते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर को टीसी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पता हो, और हमारा यहां पर जो नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है, वो नॉर्मल टेम्परेचर तो यार हमने पढ़ाई की, वो टी है मान। तो अब हमारे लिए एक बहुत ही सिंपल सा फंडा हो गया कि अगर हमें सुपर कंडक्टिविटी जैसे फेनोमेना को देखना है, तो हमारा टेम्परेचर इस क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए, है ना। हम लोग बोलते हैं कि यहां पर हम लोग समझते हैं कि अगर टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो गया, तो इस कंडीशन में हम लोगों को सुपर कंडक्टिविटी अचीव हो जाएगी, सुपर कंडक्टिविटी दिखने लगेगी। बताओ सही है कि नहीं ये बात। तो क्रिटिकल टेम्परेचर किसके लिए होगा, ये क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा सुपर कंडक्टर के लिए ही बनेगा, है ना, सुपर कंडक्टर के लिए ही बन रहा है, ये सुपर कंडक्टर का कर्व है। अब बात आपको काफी हद तक क्लियर हो गई होगी, है ना। डिफाइन मैंने कर दिया आपको, कंडक्टर क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, कैसे डिफाइन होते हैं। अब यहां पर बस एक फीचर को और समझने की कोशिश करो। देखो, इसको इसको हम लोग बोलते हैं माइसनर इफेक्ट। क्या बोलते हैं भाई, माइसनर इफेक्ट। ये क्या कहता है, ये बोलता है कि देखो, जब भी हम लोग के लिए बहुत ही सिंपल सा फंडा समझना, कि मान लो कि हमारे पास एक एक तार है, ये एक वायर है, और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है भाई साहब। इस वायर में जब भी करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट के फ्लो होने के साथ साथ हम देखेंगे कि इस करंट के साथ साथ इसके चारों तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है। ये क्या है, इसके मैग्नेटिक फील्ड। अगर यही चीज हम ऊपर से देखें, तो हमें ये मेटल कैसा दिख रहा होगा, ये मेटल हमें कैसा दिख रहा होगा भाई, ये मेटल हमें ऐसा, अगर मोटा मोटा देखें हम, अगर बड़ा 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 मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देते हैं इसको, ताकि हम इसके विड्थ को समझ सकें, है ना। जैसे अभी मान लो मेरा ये जो पेन है, पेन देख रहे हो ना, क्या डायग्राम कैसा बनाया मैंने समझा देता हूं। यहां पर मान लेते हैं ये वायर है, ये वायर को मैंने ऐसे बनाया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे दिखा रहा हूं, बिल्कुल ऊपर नीचे। अब इसके पीछे पीछे वायर जा रहा होगा, है ना, बोर्ड के अंदर और बोर्ड के बाहर वायर निकल रहा है। तो अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, हमारा हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर अंदर से होके जा सकता है ना, इसके अंदर अंदर से होके जा सकता है, ऐसा कुछ। ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए नॉर्मल नॉर्मल कंडक्टर। मेसनर इफेक्ट ये बोलता है कि द मोमेंट अ सुपर कंडक्टर अचीव सुपर कंडक्टिविटी, द मोमेंट, और वो मोमेंट कौन सा होगा, एट क्रिटिकल टेम्परेचर। कि क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद जब एक सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टिविटी अचीव करता है, तो स्टार्टिंग के दौर पर जब ये सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर रहा होता है, तो उस केस में जो हमारा सुपर कंडक्टर होता है, मान लो ये हमारे लिए क्या है भाई साहब, ये हमारे लिए सुपर कंडक्टर है, ये हमारे लिए मान लेते हैं सुपर कंडक्टर है। तो अब हमें हमें क्या दिखेगा, मेसनर इफेक्ट ये बोलता है कि इस सुपर कंडक्टर में जितना भी मैग्नेटिक फील्ड पहले पास होता हुआ दिखाई दे रहा था, अब पास नहीं होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है, अब वो कैसी आएगी, अब वो मैग्नेटिक फील्ड देखो कुछ ऐसी आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड अब ऐसी आ रही है।
मतलब कि अब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही है, मैग्नेटिक फील्ड को इसने रिपेल कर दिया है ना, क्या बोल सकते हैं कि इट रिपेल्ड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर चला गया, दिस फिनोमेना इज नोन एज व्हाट, दिस इज मेसनर इफेक्ट। अब सोचो कि ये कंडीशन कब आ रही है, मान लेते हैं कि ये भी एक सुपर कंडक्टर ही था, तो हम लोग बोलते हैं कि देखो ये कंडीशन तब आएगी जब हमारा टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होगा, लेकिन द मोमेंट दिस टेम्परेचर इज लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर, तुरंत के तुरंत सुपर कंडक्टिविटी अचीव हो जाएगी, और इस सुपर कंडक्टिविटी के चलते सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर बाहर दिखने लगेगा, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। तो जब भी सुपर कंडक्टर्स की बात हो तो दो चीज का ध्यान रहेगा क्या, पहला ये कि इनके पास रेसिस्टेंस जो है इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर, हमने क्या बोला, इनका रेसिस्टेंस कितना हो गया, इनका रेसिस्टेंस हो गया भैया 0। तो रेसिस्टेंस इनका 0 हो जाएगा कब, क्रिटिकल टेम्परेचर या उसके बाद। और दूसरी क्या कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड उस सुपर कंडक्टर के अंदर अंदर से कभी नहीं जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें यह बात रियलाइज हो गई कि यार ये सुपर कंडक्टर एक्चुअल में क्या चीज है। अब जरा क्या गया भैया हमारा, ये देखो, ये सारी चीजें जो भी अभी इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है ना, ये सब हमने पढ़ लिया भाई। ये देखो, अब हमने ये भी देखा, मेसनर इफेक्ट भी देखा, क्रिटिकल टेम्परेचर भी पढ़ लिया हमने। अब देखो यहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर के अलग अलग रेंज भी दिए हुए हैं आपको, किसका क्रिटिकल टेम्परेचर कब आता है। डायामैग्नेटिज्म, अच्छा चलो डायामैग्नेटिज्म एक बार और समझा देता हूं आपको। डायामैग्नेटिज्म क्या चीज है यार, देखो कई बार जब हम लोग मैग्नेट्स की बात करते हैं तो हम लोग मैग्नेट्स को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। एक होता है आपके लिए पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी या पैरामैग्नेटिज्म, दूसरा होता है डायामैग्नेटिज्म, और तीसरा हमारे लिए फेरोमैग्नेटिज्म होता है। तो हमें बेसिकली डायामैग्नेटिज्म से बस इतना समझना है कि डायामैग्नेटिज्म समझ लो एक ऐसा ऐसा तरीका है जिससे कि हम लोग टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते होंगे। टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, देखो कुछ तो हमारे लिए मैग्नेट है, कुछ तो हमारे लिए चुंबक है। वो जो चुंबक है उसका नॉर्थ साउथ पोल हमेशा डिफाइन है, उससे से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा निकल रहा है। लेकिन अगर हमें घर बैठे खुद का खुद मैग्नेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, हमने अभी देखा कि अगर एक सिंपल वायर ले लो और उस वायर पे करंट फ्लो कराने लगो तो उसके भी चारों तरफ क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो वो भी कैसा बिहेव कर रहा है हमारे लिए, मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। तो मैग्नेट जैसा अगर बिहेव कर रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जब तक उसके अंदर करंट आ रहा है तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है। ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो डायामैग्नेटिज्म क्या कहता है, अब सोचो इस चीज को। अच्छा इतनी सब कुछ बातें हमने बड़ी बड़ी बातें कर ली, आखिरकार यार इसका इसका इस्तेमाल क्या है यार, इसका इस्तेमाल क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्या उखाड़ लेगा ये, है ना, क्या कर लेगा ये, अगर हम लोग इसको ऐसा समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिरकार नेक्स्ट फेज में आखिरकार ये क्या कर पाएगा। इतना सुपर कंडक्टर अगर हमने बना लिया तो इसके एप्लीकेशंस कहां पर आ रहे हैं, एप्लीकेशंस को देखते हैं हम। इसके एप्लीकेशन, इसके टाइप्स की अगर बात करें तो ये देखो ऐसे टाइप्स वाइप्स कभी पूछेगा नहीं तुम लोगों से, है ना, लेकिन फिर भी अगर चलो तुमको अगर बस नाम का जानना है तो बस इसको देख लो, इतना कुछ खास नहीं है ये। अब देखो कई बार सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं वो -243 डिग्री सेल्सियस पर अचीव हो जाते हैं, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस इनका क्रिटिकल टेम्परेचर होना है। तो नियोबियम, लेड, ये सब जैसे हैं, ये सब सुपर कंडक्टर प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। इसके लिए इनको किस में डिप करना पड़ता है भाई साहब, लिक्विड हीलियम में डिप करना पड़ता है। अब इसको समझना जरा क्या चीज है ये। मान लेते हैं कि हमारे पास जो यहां पर आप देखना, जैसे कि अब इसका टेम्परेचर हम कहते हैं कि हाउ टू अचीव -273 डिग्री सेल्सियस। ये तो बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए आपके दिमाग में, है ना, कि आखिरकार इसको अचीव कैसे करेंगे सर, ये तो हमें समझ में आ ही नहीं रहा है, इसको कैसे अचीव करते हैं। तो देखो इसको अचीव करने के लिए जैसे देखो अब हमारे पास अगर आइस होता है, आइस अगर किसी भी सामान मान लो बहुत गर्म है तो उसको अगर हमें ठंडा करना हो तो हम फ्रिज में डाल दें, है ना। फ्रिज में मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जम जा रहा है तो हमने फ्रीजर में डाल दिया, तो जो हमारा नॉर्मल आइस है वो कितना है भाई साहब, 0 डिग्री सेल्सियस पर है। सिमिलरली अगर हमें और ठंडा करना है तो हम इसको ड्राई आइस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना, ड्राई आइस। ये अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि ये -78 या 80 डिग्री, -78 डिग्री सेल्सियस पर ये भी मिल जाएगा आपको। फिर इसके बाद अगर हम लोग को और फर्दर ठंडा करना होता है तो हमारे लिए क्या चीज है, एक आता है लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन गैस जो है ना
उसको आप इतना कंप्रेस कर दो, इतना कंप्रेस कर दो कि वो लिक्विड में बन जाए। हमें ठंडा नहीं करना है उसको, इतना कंप्रेस कर दो नाइट्रोजन गैस को कि वो लिक्विड जैसा हो जाए। जब वो लिक्विड बनेगा तो लिक्विड बनते ही उसका टेम्परेचर पता है कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिक उसका टेम्परेचर 196 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाएगा। और सिमिलरली अब 196 भी हमें नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए? -273 चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिक्विड हीलियम का। लिक्विड हीलियम, अब जैसे हमारे लिए हीलियम गैस जो है, हीलियम गैस जो है, इसको हम लोग इतना कंप्रेस कर दें, इतना कंप्रेस कर दें कि ये भी लिक्विड में बदल जाए। तो इतना कंप्रेशन के बाद अगर ये लिक्विड में बदल रहा है तो इसका भी तापमान कितना हो जाएगा? इसका तापमान हो जाएगा -290 डिग्री सेल्सियस, या फिर कई सारी किताबों में -270 डिग्री सेल्सियस भी लिखा है। तो ये अप्रोक्सीमेटली वही है जो हमें अचीव करना है। तो मतलब 270 -270 डिग्री सेल्सियस है। अब लिक्विड हीलियम लो और जो हमारा सुपर कंडक्टर है उसको लिक्विड हीलियम में डुबो दो। जैसे ही उसको लिक्विड हीलियम में डुबो दोगे वो उतना ही टेम्परेचर अचीव कर लेगा। तो उस केस में वो सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है। आई होप कि आपके माइंड में सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन बहुत क्लियर होती जा रही है। कुछ देखो सुपर कंडक्टर ऐसा है जो कि जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर पहले ही अचीव हो जाता है, उनको हम लोग बोलते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। और जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही कम होता है उनको हम लोग बोलते हैं लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर हमें हमेशा से इसी की तलाश है। हमें चाहिए हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, क्योंकि सुपर कंडक्टर का हमें जो भी इस्तेमाल करना हो, मान लो उसमें रेसिस्टेंस 0 हो जा रही है, लेकिन हम इस्तेमाल तो तब कर पाएंगे ना जब वो हमारे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर बनने लगेगा। अरे -273 डिग्री सेल्सियस अचीव करना मतलब सस्ता काम है क्या? बहुत कठिन काम है यार। ये जो लिक्विड हीलियम की हम बात कर रहे हैं, क्या सस्ता आता है? मार्केट में जाओगे तुम्हें मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हीलियम वैसे ही हमारे पूरे इस प्लैनेट पे इतना थोड़ा सा है, और उसके हिसाब से अगर उसको लिक्विफाई करके अगर आप पाना भी चाहते हो तो इतना अबंडेंट नहीं है भाई साहब कि आप उसका इस्तेमाल इफरात तरीके से कर पाओ, और महंगा बहुत है ना? तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारा सुपर कंडक्टर्स है वो अभी के अभी मतलब हाल फिलहाल में क्या करें ना यार, रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स बनाने की जो कि रूम टेम्परेचर तक आ जाए, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी हम लोग खोज नहीं पाए हैं। जब खोज नहीं पाए हैं तो इसके बारे में जरा ध्यान से सुनना। अब यहां पर इसका एग्जाम्पल देखना, यट्रियम, बैरियम, कॉपर, मरकरी, बैरियम, ये सारी चीजें, मरकरी, बैरियम, कैल्शियम, कॉपर, ऑक्साइड, ये सारी चीजें अब आपको समझनी पड़ेगी, है ना? ये सारे बस सिंपल सिंपल से नाम है। ये सिंपल सिंपल से नाम आपको क्या कर रहे हैं? सुपर कंडक्टर बता रहे हैं। मतलब इन सभी को मिला दे रहे हैं। ये ट्रियम, बैरियम, कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं तो वो सुपर कंडक्टर है। सिमिलरली मरकरी, बैरियम, कैल्शियम, कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं तो क्या है? वो सुपर कंडक्टर है। तो इनके नाम याद वाद करने की जरूरत नहीं है आपको, इतना ही समझो। फिर इसके बाद कुछ चीजें आती हैं जो कि टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स में आती है। अब इतना कुछ खास नहीं है इसमें, है ना? इन सबको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई यही क्या हो रहा है? हाँ सही है, ठीक है भाई। हमने भी पढ़ लिया कि प्रॉपर्टी सुपर कंडक्टर क्या है, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और मेसनर इफेक्ट शो करना चाहिए। चलो ये बात भी अपनी क्लियर हो गई है। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो मैग्नेटिक लेविटेशन, मैग्नेटिक लेविटेशन की हम लोग बात करें। मैगलेव, मैगलेव ट्रेन, चलो यहां पर हम लोग जरा फटाफट से देखते हैं। यहां पर देखते हैं, कहां गए भाई? फटाफट से हम लोग देखते हैं। यहां पर मैं आपको फटाफट से दिखाता हूं बस एक बार में। मान लो हम लोग यहां पर लिख देते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। देखो कई बार हमारे लिए जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो कुछ, ओहो ये क्या आ गया, तो जल्दी से खत्म करते हैं। हाँ भाई देखो, यहां पर कई बार ये जो हमारे मैग्नेट्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाता है कि वो क्या करते हैं? हवा में लेविटेट करते हैं, मतलब ग्रेविटी उनको नीचे खींच नहीं पाती है ना? तो इसके लिए आप देखोगे हम लोगों ने क्या किया है? मैगलेव ट्रेन्स बना लिए हैं। क्या कर लिया है? मैगलेव ट्रेन्स बनाए हैं। अरे यार क्या हो रहा है? हटता क्यों नहीं है ये? हम लोग आते हैं यहां पर, देखते हैं। ये देखो, लेविटेशन का मतलब पता है ना कि ग्रेविटी उसको कुछ कर नहीं पाएगी। अब इन्होंने क्या किया है, देखो इसी तरीके से लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह का इस्तेमाल किया होगा और इसको एक पूरे सरफेस को, अब जैसे ये जो भार है ना, ये जो भार है इसको इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं कि ये अपने आप ये लेविटेट कर रहा है। अब सोचो, और इस पटरी पर ये चल रहा है तो ट्रेन जैसा दिख रहा है क्या?
तो ये ना एक्चुअल में मैगलेव ट्रेन जैसा भी हो सकता है कि यहां पर हम लोग एक्चुअल में पूरी की पूरी ट्रेन चला सकते हैं जिसमें पैसेंजर लोग बैठे रहे और वो हल्का सा जमीन से ऊपर उठे और वो मूव करे। बताओ उसको रेसिस्टेंस मिलेगा कहीं पर? उसकी स्पीड कितनी खतरनाक हो जाएगी, इमेजिन कर पा रहे हो, है ना? उसकी स्पीड आराम से 1000 किलोमीटर पर आवर, 1500 किलोमीटर पर आवर, इतना आराम से वो आगे बढ़ सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैगलेव ट्रेन्स, है ना? तो इसको ध्यान रखना जरा, मैगलेव ट्रेन्स, इसका इस्तेमाल हम लोग ट्रेन ट्रेन बनाने में भी कर रहे हैं। तो मैगलेव ट्रेन जो है वो जब बन जाएगा भाई साहब तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा क्या है, मैग्नेटिक एमआरआई मशीन्स में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पावर ग्रिड्स में एनर्जी को स्टोर करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर में इसका इस्तेमाल करते हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर में जहां पर बहुत तेजी से उसको घुमाना पड़ता है। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स और डिटेक्टर्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। सुपर कनेक्टिविटी अचीव करने में प्रॉब्लम क्या है यार? देखो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि एक बात बताओ सर कि ये टेम्परेचर अचीव कैसे होगा? इतना मुश्किल से टेम्परेचर अचीव हो रहा है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि इसका मटेरियल भी तो सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा है। मतलब अगर हमें या तो दुनिया में ऐसा कोई मटेरियल मिल जाए जो कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर हो, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर होगा तो वो भी रूम टेम्परेचर में सुपर कंडक्टिविटी शो करेगा, लेकिन ऐसा कोई मटेरियल मिल ही नहीं रहा है। तो मटेरियल की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है और जो मिल रहे हैं उसको क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव करने में क्रिटिकल टेम्परेचर का प्रॉब्लम है। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ा मजेदार। साउथ कोरिया जो है, साउथ कोरिया ने अपने एक जगह से दूसरे जगह पर पावर ट्रांसमिशन के लिए सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है। उनकी मजबूरी थी एक्चुअल में। वहां पर क्या था कि पावर हम लोग और ज्यादा इंक्रीज कर नहीं पाते। देखो क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। पावर लॉस समझना, पावर लॉस। पावर लॉस जो होता है वो होता है I²R, जहां पर आई जो है, आई क्या है? आई आपका करंट है और आर जो है वो रेसिस्टेंस है। अब जरा इस बात को समझो कि अगर अगर हम लोगों को मान लो कि अगर करंट बढ़ाना है, डायमैग्नेटिक, जैसे भी हम लोगों ने डायमैग्नेटिज्म पढ़ा ना, हमारा खुद का करंट, करंट से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड खुद बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना एक वायर लेते हैं और उस वायर का कॉइल बनाने लगते हैं, कॉइल बना देते हैं, कॉइल बनाते हैं, खतरनाक तरीके से कॉइल बना देते हैं। ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल, इतना सारा कॉइल हमने लपेट दिया ना, अब समझो इसमें और खतरनाक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना? बहुत खतरनाक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो अब हमारे लिए ये मजा आ गया यार, हमें तो, अरे ये तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है इतना खतरनाक तरीके से। तो हमें लगा कि अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो और क्या करें? हमने बोला और कॉइल बढ़ा दो। लेकिन जितना कॉइल बढ़ाओगे आपके उस मशीन का साइज भी तो बढ़ जाएगा। तो लिमिटेशन है ना, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉइल से ज्यादा बढ़ा ही नहीं सकते हो आप। दूसरी चीज, अगर हमें और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी है इसकी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए क्या करें यार? हमने बोला कि देखो क्या करो कि करंट बढ़ा दो। करंट बढ़ा दोगे, जितना ज्यादा इससे करंट फ्लो करेगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है यार। लिमिट क्यों है? क्योंकि देखो यहां पर जो आपका पावर लॉस है, पावर लॉस, अगर करंट बढ़ाते जा रहे हो, करंट बढ़ाते जा रहे हो, तो स्क्वायर के प्रपोर्शन में आपका पावर लॉस भी तो बढ़ेगा। अरे भैया, पूरा का पूरा तार जो है, पावर लॉस क्या है? रेसिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है। रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस जो है हीट पैदा हो रहा है, हीट से पावर लॉस भी तो हो रहा है, और पावर लॉस ज्यादा होने लगेगा। जाहिर सी बात है ना। तो इसीलिए हमारे पास लिमिटेशन है कि करंट ज्यादा करेंगे तो भाई साहब जो हम लोग देखते हैं कि हमारा एप्लायंस फूक गया, जल गया। ऐसा क्यों पाता है? क्योंकि करंट बहुत ज्यादा दौड़ जाता है उसमें, करंट बहुत ज्यादा दौड़ जाता है, पावर लॉस इतना ज्यादा, हीट बहुत ज्यादा पैदा हुआ और डिवाइस फूक गया हमारा। तो ऐसा भी हम नहीं कर सकते भाई साहब, ये पूरा उड़ ही जाएगा। तो अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है कि हम अपने रेसिस्टेंस को कम कर दें। रेसिस्टेंस को कम कर देंगे तो हमारा पावर लॉस कम। एट द सेम टाइम अगर सोचो, रेसिस्टेंस को अगर हमने जीरो कर दिया, अब सोचो पावर लॉस क्या हो गया भाई साहब? हमारा जीरो हो गया, जीरो पावर लॉस पे चल रहे हैं, हाईली एफिशिएंट, हाईली एफिशिएंट। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या काम करते हैं? सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर भी ये मैग्नेटिक लेविटेशन और इन सब की बात आती है। उन मैग्नेट्स का पावर लॉस जीरो कर देने के लिए हम लोग वहां पर सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एमआरआई मशीन हो गया, मैग्नेटिक लेविटेशन वाले मैगलेव ट्रेन्स हो गए, इन सब में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडिया में क्या चल रहा है। इंडिया में देखो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है एक वो, और दूसरा आपका आईआईटी बॉम्बे। इन दोनों ने काफी हद तक काम किया है और आपका एक नेशनल सुपर कंडक्टिविटी मिशन भी चल रहा है, एनएसएम भी चल रहा है। ये 2017 में इनिशिएट किया गया था। और यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्लस सीएसआईआर, ये तीनों मिलके इस पूरे 750 करोड़ के प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं। इसके कुछ एम्स, ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग को यार जल्दी से टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले सुपर कंडक्टर को पकड़ना है। और नॉर्मली अगर देखो तो अभी अगर रिसर्च की बात करोगे तो यहां पर कोरिया ने क्या किया था इन्हीं सब सिचुएशंस में। कोरिया ने अभी अभी
ये बोला कि भाई साहब हमने खोज लिया, हमने क्या किया, हमने खोज लिया है जहां पर एक रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर्स मिल गया हमें, और उसका नाम उन्होंने क्या बताया, ये LK99, LK99 उन्होंने नाम बताया। लेकिन वही है, फॉल्स प्रॉमिस थी, कुछ नहीं मिला भाई साहब, कुछ नहीं मिला, ऐसा ही है। तो कई बार हम लोग ऐसा ही देखते हैं कि हम लोग खोजते हैं प्रूफ करने के लिए कि हाँ कुछ तो मिला है ऐसा सुपर कंडक्टर में, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। वे फॉरवर्ड क्या है इंडिया के लिए, तो यार अपना रिसर्च फैसिलिटी थोड़ा सा जबरदस्त बनाओ, एट द सेम टाइम फंडिंग वंडिंग इंक्रीज करो, स्किल इनिशिएटिव्स लेके आओ जिसमें लोगों को अवेयरनेस हो कि हाँ सुपर कंडक्टर्स की हमें खोज करनी है, रिसर्च फील्ड बढ़ाओ अपनी। फिर इंडिया ने काफी सारे मिशन के थ्रू इसको इंडिजिनाइज करने की कोशिश की है। फिर यहां पर हम लोग देखो, टेक्नोलॉजी चैलेंज और ये सारी चीजें तो है ही हमारे पास। हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ना, वो आता है हमारा लेजर। लेजर क्या है यार, लेजर है हमारे लिए एक लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या है, यहां पर ध्यान से पढ़ लेना, यहां पर ध्यान से पढ़ लेना, ये क्या है, एक मिनट तो नीचे कर देते हैं, अब पढ़ लो आप, अब आपको समझ में आएगा। लेजर का मतलब है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब ये है कि सोचो, अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना आपको मान लो कि आपके पास एक एटम है, ये उसका क्या है भाई साहब, ये उसका मान लेते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, है ना। अब इसके पास क्या है भाई साहब, इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स के कुछ ऑर्बिट्स हैं, यहां पर देख लेते हैं भाई, ये एक ऑर्बिट है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है भाई। हाँ, हम लोग देखते हैं कि इसके पास ऑर्बिट, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के कई सारे ऑर्बिट्स हैं, ठीक है भाई। अब समझना यहां पर जरा, यहां पर समझना कि एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर है, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को फोटोन की एनर्जी दे दें, इसको एक फोटोन गया तो ये एक्साइट हो जाता है, इसको एनर्जी गेन करता है। अगर ये इतना एनर्जी गेन कर ले कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन का पीरियड है और जो एक ये वाला शेल है, दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है, दोनों में एनर्जी डिफरेंस होता है, उतने एनर्जी डिफरेंस के बराबर ये फोटोन स्ट्राइक करे तो ये उछल के कहां पहुंच जाएगा, इस वाले पर पहुंच जाएगा। और जैसे ही ये यहां पर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, वापस से ये वापस चला जाता है, वापस चला भी जाता है। जब भी वापस जाएगा तो ये अगेन इस फोटोन को एमिट करेगा। तो यहां पर जो हमारे आइंस्टीन साहब थे, उन्होंने लेजर के आविष्कार के लगभग 40-45 साल पहले ही इस बात का जिक्र किया कि देखो, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा इस फील्ड में हो और उसको हम लोग ऐसा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दें, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दें जिससे कि वो फोर्सफुली नीचे के डायरेक्शन में चला जाए, नीचे के डायरेक्शन में चला जाए, या फिर हमने इसको एक फोटोन ही दे दिया, फोटोन दे दिया, इतना प्रेशराइज करके फोटोन दिया कि जबरदस्ती इसको हमने नीचे भेज दिया। जब भी नीचे भेजेंगे तो एक तो जो फोटोन इसको मिला एनर्जी के तौर पर वो तो एमिट होगा ही, और अभी पिछले ही बार में हमने देखा है कि जब भी ये एक स्टेज से अपने लोअर स्टेज पर जाता है, हायर स्टेज से लोअर स्टेज पर जाता है, तो भी फोटोन एमिट करता है, तो ये भी फोटोन एमिट कर रहा है। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि हमने क्या किया, लाइट के थ्रू इसको एम्पलीफाई करने की बात की। एम्पलीफाई हो गया ना, मान लो कि ये दो फोटोन थे, अब ये दो फोटोन मान लो दो और नए एटम से मिलेंगे, उनको वापस से वैसे ही एक्साइट करेंगे जबरदस्ती कि भाई तुम भी चलो, तुम, वो फिर से 2 का 4 हो जाएगा, है ना। यहां से क्या होगा, अब ये भी 2 बनाएगा और ये भी 2 फोटोन बनाएगा, अब फिर ये अगेन 2 फोटोन बनाएगा, ये भी अगेन 2 फोटोन बनाएगा, सिमिलरली पूरा चेन रिएक्शन चलने लगेगा। तो ये क्या है, लाइट को हम लोग एम्पलीफाई करते जा रहे हैं, एम्पलीफाई करते जा रहे हैं। अब देखो यहां पर हमने क्या पढ़ा, लाइट एम्पलीफिकेशन। लाइट क्या है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड एमिशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं कि भाई साहब तुम एमिट करो, जबरदस्ती उसको बोल रहे हैं करो तुम ऐसा, और उसके थ्रू किसके, एमिशन ऑफ रेडिएशन के थ्रू, एमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ क्या हो रहा है, रेडिएशन निकल रहा है फोटॉन्स के फॉर्म में, और इससे लाइट एम्पलीफाई हो रहा है। ये पूरा क्या है, लेजर है। अब समझो इसको कि ये कैसे काम कर रहा है, ये सिंपली ऐसे काम कर रहा है, ये ऐसे हो रहा है कि जब भी ये पूरा का पूरा लाइट एम्पलीफिकेशन हो रहा है, पहले के जमाने में एक्चुअल में इसको प्रोड्यूस करना बड़ा महंगा था, है ना, लाखों रुपए का मशीन आता था, उससे लेजर निकलता था। आज तो 10 रुपए की टॉर्च लाओगे उसमें भी लेजर रहता है। तो यहां पर क्या है कि हम लोगों ने ऐसा खूब सारा यहां पर मिरर लगा दिया, यहां पर भी मिरर लगा दिया। अभी जितने भी लाइट्स यहां से पास हो रहे थे वो टकराते, इससे टकराते, इससे टकराते, इससे टकराते, सब एम्पलीफाई हो रहे हैं, एम्पलीफाई हो रहे हैं, और हमने एक छोटा सा इसका ओपनिंग दे दिया
सारी की सारी लाइट जो है वो यहीं से सीधी सीधी निकल गई, बिल्कुल सीधी सीधी निकल गई। इसीलिए आप देखोगे लेजर जो है वो सिंगल कलर दिखता है, सिंगल कलर, है ना। रेड कलर का आपने देखा होगा ज्यादातर करके, सिंगल कलर। ये जो सिंगल कलर है इसको मोनोक्रोमैटिक बनाता है, मोनोक्रोमैटिक, है ना। मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या है, सिंगल कलर। अब यहां पर समझना, थोड़ी चीजें और समझो आप। यहां पर तीन प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, कौन कौन सी? एक डायरेक्टिविटी, एक मोनोक्रोमैटिसिटी और एक कोहेरेंस। तो इसका मतलब क्या है कि देखो ये जो लेजर है ये डायरेक्टिविटी में बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में चलेगा, ये मुड़े उड़ेगा नहीं कहीं पर। जो हमारा बल्ब होता है वो तो चारों दिशाओं में फैलता है, लेकिन ये एक सिंगल डायरेक्शन में। इसके बाद मोनोक्रोमैटिसिटी का मतलब क्या है, ये सिंगल वेवलेंथ है। सिंगल वेवलेंथ है मतलब सिंगल कलर है, तो सारे के सारे वेवलेंथ्स देखो बिल्कुल इक्वल है, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। एट द सेम टाइम कोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब है कि देखो एक का पीक दूसरे पीक के ऊपर ही चल रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को कभी मतलब खत्म कर दें या फिर कैंसिल आउट कर दें, ये सब कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए इस तरीके से इन तीन प्रॉपर्टीज के साथ हम लोग अपने लेजर को भी पढ़ सकते हैं। अब देखो लेजर की जब भी बात हो ना, लेजर की जब भी बात हो, इसको छोटा कर देता हूं यार। हाँ, लेजर की जब भी बात हो आपके लिए, अब आप इसको जरा फिर से इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर इसके अलग अलग टाइप्स जैसे भी हैं, लिक्विड लेजर है, सॉलिड लेजर है, गैसियस लेजर है। इसमें हम सब लोग को इतना डिटेल में कुछ पढ़ना नहीं है। आप समझो कि लेजर के एप्लीकेशंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग उनको मटेरियल्स के तौर पर जब यूज करते हैं तो हमारे लिए उसको कटिंग, वेल्डिंग, लेजर लेजर इनग्रेविंग, आपने देखा नहीं होगा कि लेजर, अरे बहुत बार तो टैटू टैटू लोग जो बनवाते हैं उसको हटाने के लिए लेजर का इस्तेमाल करते हैं, देखा होगा ना। तो इनग्रेविंग या फिर टैटू रिमूवल, इन सब के लिए काम आता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका हम बोल सकते हैं कि ये लोग टाइनी होल्स छेद वेद करने के काम में आते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में आप देखो तो फ्यूल पैलेट्स को हीट करने में ये लोग काम में आते हैं। मेडिसिन में अगर देखो तो आपने देखा होगा आई के लिए लेसिक सर्जरी होती है ना, आई की लेसिक सर्जरीज होती हैं, उसमें काम आते हैं। डिफेंस में आपने देखा होगा कि जो भी स्नाइपर वगैरह होता है उसमें एक लेजर लाइट लगी होती है ना, वो सीधे शूट करते टाइम, निशाना लगाते टाइम बिल्कुल सीधी लाइट, चूंकि वो मोनोक्रोमैटिसिटी के साथ डायरेक्टिविटी की प्रॉपर्टी उसकी है तो सीधी लाइन में जाएगी, तो इसलिए यहां पर इस्तेमाल करते हैं। डिफेंस में भी इस तरीके से टारगेट डिजाइन करने के लिए, डेजिग्नेट करने के लिए। फिर इसके बाद आप देखो कि जो हमारा नॉर्मल सीडी डीवीडी का प्लेयर होता है उसको रीड करने के लिए भी, और इनफैक्ट जब आप लोग मॉल में जाते हो शॉपिंग करते हो तो आपका बारकोड रीड करने के लिए भी हम लोग लेजर का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मतलब बहुत सारी ऐसे सिचुएशन, जैसे मान लो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में कई बार हम लोग लेजर के थ्रू भी कम्युनिकेशंस करते हैं, वो भी डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करता है। इसी से मिलता जुलता एक टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग लिडार बोलते हैं, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जैसे हमारे लिए अगर 3D मैपिंग करनी है किसी भी सरफेस की, तो वहां पर हम लोग लेजर का इस्तेमाल करते हैं, और उस लेजर के तौर पर हम लोग पूरा का पूरा मैपिंग करते हैं बड़ी जबरदस्त तरीके से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिडार बोलते हैं, लिडार टेक्नोलॉजी। तो लिडार में जब भी आप लोग देखोगे, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूं। यहां पर देखना ध्यान से, हमारे पास देखो एक वो रेडार होता है, रेडार आपको पता ही है यार, है ना। रेडार, सोनार, रेडार और एक लिडार। तो रेडार जो है वो बेसिकली रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन लिडार जो है वो आपके किसका इस्तेमाल कर रहा है भाई, लेजर का इस्तेमाल कर रहा है। लेजर जो है वो आपके अल्ट्रावायलेट या फिर इंफ्रारेड वेव्स होते हैं, जबकि यहां पर आपके रेडियो वेव्स चल रहे हैं, है ना, रेडार वाले में। फिर नेक्स्ट आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मतलब चेंजेस तो यही थे, मतलब सबसे बड़ा जो डिफरेंशिएशन था वो यही था। यहां पर एक्यूरेसी जो है रडार की थोड़ी कम होती है, यहां लिडार की एक्यूरेसी बड़ी जबरदस्त होती है, इसीलिए बहुत ही डिटेल्ड मैपिंग करता है, 3D स्ट्रक्चर में पूरी बहुत ही जबरदस्त मैपिंग करता है ये। और ये थोड़ा सा इसका जो भी इक्विपमेंट होता है वो काफी भारी होता है, लिडार का तो बहुत ही हल्का इक्विपमेंट होगा, बहुत ही इजीली कर देता है वो काम। अब इसका काम हम लोग देखो ऑप्टिकल कंप्यूटर में भी कर सकते हैं यार, है ना। हम लोग क्वांटम कंप्यूटर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डेटा ट्रांसमिशन के लिए अगर हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा ट्रांसमिशन के लिए अगर हम लोग इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है वो, है ना। कहाँ गया भाई, हाँ, ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इसीलिए इन सब के साथ साथ और की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात कर रहे थे, इसके अलावा प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग बहुत ईजी है ना। क्योंकि देखो क्वांटम कंप्यूटर्स की बात हो या फिर ऑप्टिकल कंप्यूटर्स की बात हो, उनका क्या होता है ना, कई सारे रेडीमेड रिजल्ट्स तैयार होते हैं, और उन रेडीमेड रिजल्ट्स पर सारे डिसीजंस लेने के लिए उनको एक क्विक सिस्टम चाहिए होता है। तो हमारा जो लाइट की स्पीड से चलने वाला ये जो लेजर है, एक तरफ सोचो जो बिजली चल रही है ना, और दूसरी तरफ कौन है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चल रही है और दूसरी तरफ लाइट चल रहा है, दोनों ही इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हैं, तो ज्यादा तेज कौन कर रहा होगा, ये वाला कर रहा होगा, लेजर।
तो इसीलिए हम लोग ऑप्टिकल कंप्यूटर्स जो बना रहे हैं वो उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एडवांटेजेस तो हमारे पास सही है। कई बार हम लोग ऐसे ही एंटी लेजर की बात करते हैं, एंटी लेजर जिसको हम लोग कोहेरेंट परफेक्ट एब्जॉर्बर भी बोलते हैं। इसमें कुछ है नहीं, आपका ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। यहां पर जरा ध्यान से देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा, इतना कुछ है नहीं। देखो, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस चीज को जरा ध्यान से देखना। ये देखो आप, दो प्रकार के आपके यहां पर इंटरफेरेंस दिख रहे हैं। एक है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जब भी हम बात करें तो देखो दोनों के दोनों जो वेव्स जा रहे हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम चल रहे हैं, इसीलिए ये ऐड होकर इसके एम्पलीट्यूड्स को बढ़ा देते हैं, है ना। तो ये एम्पलीट्यूड या फिर एम्पलीफिकेशन होता है इसको, है ना। हम लोगों ने क्या किया, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, एम्पलीफाई कर दिया। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई साहब अब ये जो अभी तक हम लोग जिसकी बात कर रहे थे, यहां पर देखना आप, आ गया भाई, सीपीए की बात कर रहे थे, जैसे हम लोग जो लेजर टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे थे, अब वो क्या कहलाएगा, एंटी लेजर टेक्नोलॉजी कहलाएगा। ये जस्ट इसके ऑपोजिट आएगा और इसके जस्ट ऑपोजिट में देखो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी लेजर, एंटी लेजर। और इसी को यार एक चीज और भी है, इसी को हम लोग एक और तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आजकल के टाइम पर अगर आप लोगों ने थोड़े महंगे हेडफोन्स खरीदे हैं, अगर थोड़े महंगे हेडफोन्स खरीदे हैं, ये सीधा हो जा भाई, सीधा नहीं हो रहा, हाँ, अगर हम लोग थोड़े महंगे हेडफोन्स खरीदते हैं तो उसमें नॉइस कैंसिलेशन होता है। नॉइस कैंसिलेशन में भी एक्चुअल में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होता है। जितना नॉइज उसको सुनाई देता है उसके जस्ट ऑपोजिट वो क्या करता है, वेव्स सेंड करने लगता है। वो भी क्या है, आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ही एग्जांपल है। यहां पर भी आपने देख लिया कि एक एंटी लेजर भी होता है। अब यहां पर एप्लीकेशन क्या है इसका, तो वही चीज है यार, एप्लीकेशन को सेंस करने में बहुत तेजी से ये काम आ सकता है। और फिर इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं पढ़ने का अपने को, है ना। और कुछ कुछ यहाँ पर कुछ बॉडीज वगैरह के नाम दिए थे, आप इनको भी प्रॉपर अच्छे तरीके से स्किप कर सकते हो, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो इस चैप्टर को ऐसे ही एंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेजर में से बियॉन्ड कभी भी कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है आपका, तो निश्चिंत रहो इस चीज के लिए। थोड़े बहुत मिनिस्ट्रीज के नाम लिखे थे तो आप लोग एक बार उसको रीड कर सकते हो, अगर टाइम बचता है, नहीं टाइम बचता है तो उसको भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।